Hello everyone, I hope you all are doing great. Well, this is day 2 of English Score Booster series. I hope you all have watched day 1. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके day 1 को देख लीजिए। देखिए, इस पूरी सीरीज में मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डे 1 को देख लीजिए। इस पूरी सीरीज में हम लोग इजी लेवल के क्वेश्चंस, देर आफ्टर मॉडरेट लेवल के, देर आफ्टर हाई लेवल के क्वेश्चंस, अगर हम 10 वीडियोस भी कवर करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो पीछे से आपको मैं समझाते हुआ आ रहा हूँ वही सारे कॉन्सेप्ट्स मेजर सेंटेंसेस या लेंथियर सेंटेंसेस या ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी शायद यूज होंगे। इसलिए आपको डे 1 से कंटिन्यू करना चाहिए। प्लस जितने वर्ड्स हमने डे 1 में पढ़े होंगे मे बी उनमें से कुछ वर्ड्स डे 2 की वोकेबलरी में ऑप्शंस बन जाए, और ऑप्शन में होंगे तो आपको एटलीस्ट पिछले वर्ड्स जो पढ़े हैं वो रिकॉल करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज पे हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे ग्रामर के और 10 क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे वोकेबलरी के। ठीक है, चलो जी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर शी विशेस टू रीलोकेट टू मुंबई, या तो वो चाहती है कि वो रीलोकेट होना अगर मुंबई में, या फिर वो चाहती है कंटिन्यू करना टू लिव हेयर, या फिर वो यहीं रहना चाहती है। तो उसकी दो इच्छाओं में से बात एक इच्छा की होगी। ठीक है, हमें कैसे पता लगा एक इच्छा की बात हो रही? देखिए, whether she wants to relocate to Mumbai, or so either she'll move or she'll stay here. Now, from both of these two actions, she is going to do only one. Either she stays or she moves, right? Now, are her personal decisions. Now, decision तो एक होगा, प्लस अगर आप देखें अगर डिसीजन एक होगा तो यहाँ पे पहली बात तो डिसीजन प्लूरल नाउन क्यों है, दूसरी बात अगर डिसीजन एक है तो फिर यहाँ पे वर्ब प्लूरल क्यों है आर। तो दो चेंजेस यहाँ पे जरूरी है करने, एक तो एस का रिमूव होना, दूसरा आर की जगह पे इज का यूज होना। राइट, इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर फटाफट से ऑप्शंस को फाइंड आउट करते हैं किस ऑप्शन हमारा ये सटीक आंसर, करेक्ट आंसर गिवन है। ठीक है, इज हर पर्सनल डिसीजन जो कि एक्यूरेट है, वर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन है आपका आंसर ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। इजी क्वेश्चन था, बट आपको ध्यान देना है कि जब भी और के साथ कनेक्ट किए जाए आइदर टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, दोनों में से आउट ऑफ टू बात किसी एक की होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें ऐसा हुआ कि out of these two decisions she has to take only one, right? Either she moves to Mumbai or she stays here. Okay, now moving forward, the next question. Radha and Sheila have been knowing each other since they were children. तो जब से वो बच्चे थे तब से एक दूसरे को जानते हैं। नाउ राधा एंड शीला, देर आर टू पीपल, तो वो प्लूरल होनी चाहिए थी, बिल्कुल करेक्ट, हैव लिखा है, हैज तो नहीं आ सकता। राइट, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी भी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कुछ इंग्लिश में वर्ब्स होती हैं जो कि स्टैटिक होती हैं। अब स्टैटिक होने का मतलब है इनका डायनेमिक ना होना, विच मीन्स कि ऐसी वर्ब्स को आप कभी भी, जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं, टोटल कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कितने होते हैं हमारे पास? 6। तीन होते हैं सिंपल कॉन्टिन्यूअस, तीन होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, आप इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं कर सकते, विच मींस इनको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करके आप कभी भी टेंस क्रिएट नहीं कर सकते एक सेंटेंस का। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनसे से नो एक वर्ब है। ऐसे मान लीजिए अगर आपके पास कुछ भी है, सपोज आप कहते हैं आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ गुड फ्रेंड्स। अब इसमें आप कहना ये चाहते हैं कि आपके बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, राइट, बट ये सेंटेंस गलत होगा जब भी आप अपनी पोजीशन को दिखाते हैं। ठीक है, कि आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं कुछ, आप इसको भी कभी भी आईएनजी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू विल सिंपली से आई हैव लॉट्स ऑफ गुड फ्रेंड्स। जैसे कि शी इज ओनिंग टू फ्लैट्स हेयर, तो उसके पास दो फ्लैट्स यहाँ पे हैं, तो शी इज ओनिंग भी नहीं हो सकता, इट विल बी शी ओन्स। ऐसी काफी सारी वर्ब्स है, जैसे कि वर्ब कंसिडर आ जाती है। ऐसी आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक, लव, डिसलाइक, हेट, इस तरह की सारी वर्ब्स आ जाएंगी। इसके अलावा सीन, अज्यूम, जब आपको लगता है ऐसा कि मुझे लगता है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, तो आप अज्यूम को या फिर थिंक को भी यूज करते हैं। ठीक है, अब थिंक को दो मायनों में यूज किया जा सकता है। हाउ? अगर तो मैं कहता हूं कि मुझे लगता है
कल बारिश आएगी, आई थिंक इट विल रेन टुमारो, ठीक है, या मुझे नहीं लगता कि वो वापस लौट के आएगा, आई डू नॉट थिंक ही विल रिटर्न एवर, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी चीज पे विचार करता हूँ, ठीक है, मैं किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम थिंकिंग ओवर इट, या फिर आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। तो दो मतलब थिंक के निकलते हैं, आइदर आपका कंसिडर करना ये, तो थिंक को जब आप कंसिडर के मैनर में यूज करते हैं तो आप इसको आईएनजी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी का किसी से रिजेंबल करना, तो एक फैक्ट होता है कि कोई पर्सन दूसरे के जैसा है, तो रिजेंबल को आईएनजी हम रिजेंबलिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन द सेम मैनर आप नो को नोइंग नहीं बना सकते। अब काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है जी, हम नो को नोइंग नहीं बना सकते, ठीक है, तो फिर क्या हम ये लिख दे नो ईच अदर। अगर मैं नो लिखता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, इट विल बी कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि ठीक होता, विच वुड हैव बीन करेक्ट अगर साथ में ये गिवन ना होता, सिंस दे वर चिल्ड्रन। जब भी आपके सेंटेंस में कोई टाइम एक्सप्रेशन ये चीज ऐड करने के लिए आता है, दैट फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस, व्हेन, समथिंग हैज बीन इन एग्जिस्टेंस और समथिंग इज गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जब भी सिंस और फोर के साथ इस तरह की प्रेपोजिशंस के साथ आप कुछ भी टाइम क्लॉज ऐड करते हो, ये बताना चाहता है कि कितने टाइम से चीज हो रही है, तो आपको इनडेफिनिट टेंसेस की जगह पे कौन से टेंसेस लगाने चाहिए, परफेक्ट टेंसेस लगाने चाहिए, ठीक है। तो अगर परफेक्ट टेंस में लगाता हूँ, उसका रूल प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो it will eventually become have known each other, क्योंकि नो को हम आईएनजी में कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, तो हैव नोन वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, have been known, knowing, have known, yes, option C will be the correct answer to this question. I hope you understood the concept. Now moving further, what do you like to do on your free days, तुम क्या करना पसंद करते हो अपने फ्री के दिनों में, अदर देन टू वॉचिंग मूवीज। इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि यहाँ पे टू के साथ जेरेंड यूज किया गया, जबकि टू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। नाउ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगना इज कॉल्ड टू इन्फिनिटिव, लेकिन जब आप वॉचिंग लिखते हैं, ठीक है, देखिए वॉचिंग यहाँ पे वर्ब तो नहीं है, इवेंचुअली वर्ब की तरह यूज नहीं की गई, क्योंकि टेंस का पार्ट नहीं है, ये टेंस तो आपका ये रहा, व्हाट डू यू लाइक, टेंस तो इसमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है, कि तुम क्या करना पसंद करते हो या फिर तुम क्या करते हो फ्री दिनों में। वॉचिंग यहाँ पे जेरेंट है। देखिए जेरेंट क्या होते हैं, जब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एक नाउन की तरह यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, दैट बिकम्स अ जेरेंट, ओके। नाउ व्हाट डू यू लाइक टू डू on your free days other than to watch movies, watching movies, watched movies, having watched movies। देखो having plus verb की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि आफ्टर फिनिशिंग वन वर्क, आफ्टर द प्रीसीडिंग एक्शन हैव बीन फिनिश्ड। जैसे कि आपको मैं कहूं having taught you a few grammatical concepts, now I would like to teach you one more concept, ठीक है, तो ये पढ़ाने के बाद, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, watched verb की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, ठीक है। तो बच्चे आपके पास दो ऑप्शंस, like to do other than to watch movies, other than watching movies, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, वॉचिंग। हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे जो क्या लिखा है, अदर दैन, नाउ दैन इज व्हाट, अ प्रेपोजिशन ओवर हियर, ठीक है। एक चीज माइंड में फिट कर लीजिए, जब भी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आती है, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको जस्ट बाद वर्ब दिख जाए, ये वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। इस तरह से याद करना आसान है, इवेंचुअली वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, जेरेंड होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशंस नाउन या प्रोनाउन के पहले आती है, ठीक है। अब जेरेंड क्या होता है, इवेंचुअली नाउन होता है, और अगर प्रेपोजिशन आई है तो प्रेपोजिशन के बाद की वर्ब को आईएनजी में कन्वर्ट करना इज मैंडेटरी, इट विल बिकम इवेंचुअली अ जेरेंड, ठीक है। तो अदर देन वॉचिंग मूवीज, टू के साथ तो वॉचिंग नहीं आ सकता था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए प्लीज। The heading of the newspaper shout at the readers to stay inside their homes। अब न्यूज़पेपर की ऐसी हेडिंग आई, अब देखो क्या हो सकता है कि किसी भी तरह की ट्रेजेडी हो सकती है, EQI लेवल बहुत अप हो सकता है, जैसे कि दिल्ली में इन दिनों चल रहा है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग, ठीक है, वो लोगों को सतर्क करती है, वो लोगों को अलर्ट करती है कि वो लोग क्या करें, अंदर रहे, घरों के बाहर ना निकले, ठीक है। देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस कि क्यों ऐसा कहा गया। अब देखिए इस सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पहले अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, दी हेडिंग, किसकी, न्यूज़पेपर की। तो हेडिंग अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उस अकॉर्डिंगली मैं अगर देखूं तो यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि अगर ये टेंस प्रेजेंट का है तो फिर तो मुझे सिंगुलर वर्ब शाउट्स यूज करनी चाहिए, ठीक है।
अगर ये सेंटेंस पास्ट की फॉर्म में लिखा जाता तो इसको शाउटेड कहा जाता, ठीक है। तो गलती तो इस वर्ब के अंदर है, ठीक है। तो देखते हैं, हैड शाउटेड एट द रीडर्स, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप जब पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट एक्शंस के लिए, कि जब आप दो पास्ट के एक्शंस को डिस्कस करते हैं और उसमें आप ये नेसेसरीली एम्फेसाइज करते हैं कि कौन सा एक्शन प्रीसीडिंग एक्शन है जो कि कंप्लीट हो चुका था बिफोर द फॉलोइंग एक्शन स्टार्टेड, ठीक है। विल शाउट, अब हेडिंग है न्यूज़पेपर की, तो दैट मींस ये छप चुकी होगी ना। फ्यूचर की बात हम कैसे कर सकते हैं कि हमें कैसे पता लगे हेडिंग ऐसा करेगी, राइट। हैज बीन शाउटिंग, दैट मींस इट हैज बीन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम से चीज हो रही है, विच इज नॉट मेंशन्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। अब दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आपके पास है, ये भी गलत हो गया। आइदर मुझे शाउट्स मिल जाता लाइक दिस हैपेंस, ठीक है, तो शाउट्स वाला ऑप्शन है नहीं, जो कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पॉसिबली करेक्ट हो जाता, लेकिन मुझे शाउटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट मिल गया कि हेडिंग जो न्यूज़पेपर की थी उसने शाउट किया एट द रीडर्स टू स्टे इनसाइड देयर होम्स, मतलब इट समहाउ अलर्टेड देम, इट समहाउ आस्क्ड देम टू स्टे इनसाइड देयर होम्स। तो ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, जितना आप रीडिंग कर लेंगे ये चीजें आपको अपने ग्रामेटिकल रूल्स या फिर इस स्ट्रक्चर को लेके जो तनाव है, जो चिंता है कि बड़े ज्यादा रूल्स याद करने पड़ते हैं या फिर कैसे इनको याद रखें, आई विल सजेस्ट ओनली वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, जस्ट कीप रीडिंग वट एवर इट टेक्स, जस्ट कीप रीडिंग वट एवर इट टेक्स, जितना मर्जी आपका टाइम लगे, जितना मर्जी आप बिजी हैं, आधा घंटा एटलीस्ट दिन का रूल बना लीजिए कि आपको पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में कुछ भी पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट का। आई नॉट ऑब्लाइज यू कि आप इस न्यूज़पेपर के इस वाले चीज को पढ़िए, पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, अपने जॉनर को पहचानो, विच एवर इंटरेस्ट यू उसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश में उसको पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आउट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी पढ़ोगे आप, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप इंटरेस्ट लूज कर देंगे लाइक आफ्टर 2 days 3 days और मैक्सिमम बाय अ वीक, ठीक है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ोगे जो आपके इंटरेस्ट का है तो उसमें आप लॉन्ग टर्म तक स्टे कर सकते हो, ओके। Now, moving further, the next question, they made us to wait while they were checking our documents. देखिए सिंपली एक चीज का ध्यान रखना है आपने, कुछ वर्ब्स या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, देर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश जिनके बाद जब आपको वर्ब फॉलो करनी हो तो आप, एक होती है देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं टू इन्फिनेटिव, एक होती है खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। ये दोनों ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट होती हैं, ये कभी चेंज भी नहीं होती। देखो इसमें तो दे मेड हो गया पास्ट की वजह से, प्रेजेंट होता तो ये दे मेक हो जाता, ठीक है। लेकिन ये वर्ब्स चेंज नहीं होंगे जो इस वर्ब के बाद फॉलो हो, ठीक है। तो मेक भी उन्हीं में से एक है, अगर आप मेक वर्ब के बाद सेंटेंस में एक और वर्ब ऐड करते हो, इट हैज टू बी बेयर इन्फिनेटिव। अब बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, साथ में टू नहीं आना चाहिए, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हैज टू बी देयर, ठीक है। तो उन्होंने हमें इंतजार करवाया while they were checking our documents, जैसे कि मैं कहूं कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, I made you understand the concept, ठीक है। I made you understand, तो देखो उसके बाद अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में टू नहीं है, ये नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। तो दे मेड अस वेट, टू रिमूव होना चाहिए, दे मेड अस वेट, दे मेड अस टू वेट्स, टू फिर से आ गया और साथ में वर्ब की आई एस और एस वाली फॉर्म तो यू ही नहीं आ सकती, टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन वो भी गलत हो गया मेड की वजह से, तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज क्यों है, नहीं है, नहीं नहीं है, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट वर्ड से, ठीक है। आई विल नेवर लेट यू गो देयर अलोन, कि मैं कभी भी तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा या मैं कभी भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा वहां पे अकेले। आई विल नेवर लेट यू गो, अब लेट के बाद में देखिए आपने क्या यूज किया, गो नॉट टू गो, ठीक है। तो लेट भी उन्हीं वर्ड्स के साथ है जिसके बाद बेयर इन्फिनेटिव हम यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 6, आई आस्क्ड बोथ ऑफ देम, मैंने दोनों से ही पूछा द वे टू डायनास हाउस, कि डायना का घर कहाँ पे है, बट नो वन ऑफ देम न्यू इट। अब ये कहना चाहता है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको ये चीज पता थी। सबसे पहले आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, कितने लोगों से पूछा मैंने, दो लोगों से, बोथ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। जब भी बात दो में से एक की हो तो आपको वर्ड आइदर या नाइदर यूज करना होता है, ठीक है। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो तो आप आइदर को प्रेफरेंस दीजिए, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको नाइदर यूज करना है। तो अब सेंटेंस तो नेगेटिव है कि दोनों में से किसी को नहीं पता था, ठीक है। तो मेरा साफ साफ आंसर बन जाएगा बट नीदर ऑफ देम न्यू इट, ठीक है। या तो होता है नन ऑफ देम
अगर मैं कहूं none of them knew it, अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, लेकिन जब बात दो लोगों की हुई तो नन गलत हो जाएगा। अगर मान लो मैं कहता हूँ आई आस्क्ड ऑल ऑफ देम, मैं उन सब लोगों से पूछा लेकिन सब में से किसी को नहीं पता था, ठीक है, तो मैं नन ऑफ देम कहूंगा, ठीक है, क्योंकि नन यूज होता है दो से ज्यादा लोगों में से किसी एक की बात करने के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बट नीदर ऑफ देम न्यू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आई डू नॉट ट्रस्ट माई फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड पे भरोसा नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको हम इतनी करीब से जान लेते हैं कि उसके बाद उन पे भरोसा या तो बढ़ जाता है या भरोसा बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। आपके भी ऐसे दोस्त रहे होंगे कुछ। आई डू नॉट ट्रस्ट माई फ्रेंड, क्यों नहीं करता? बिकॉज ही हैज नॉट एंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड बिकॉज ऑफ हिज डीड्स, ना तो उस पे आज तक विश्वास किया जा सका है, ना ही कभी किया जा सकता है उसके काम की वजह से, उसके कर्मों की वजह से, उसके कारनामों की वजह से, ठीक है। नाउ ही हैज नॉट का मतलब है उसने काम नहीं किया है, ठीक है, या उसने ट्रस्ट नहीं किया। देखो जब आप लिखते हो ना ही हैज नॉट, मैं वर्ब लगा देता हूं डन इट, तो ये होता है कि एक्टिव वॉइस, जिसका मतलब है यहाँ पे आपका डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? सब्जेक्ट ही, ठीक है। बट हम तो इस पे विश्वास नहीं कर रहे, ठीक है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो ना तो इस पे विश्वास आज तक किया गया है ना ही किया जा सकता। आप देखिए ना यहाँ पे कैन बी ट्रस्टेड लिखा है, किसी मॉडल वर्ब के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना, ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। तो ये वाला वॉइस भी कैसा होना चाहिए? पैसिव होना चाहिए, ठीक है। अब पैसिव वॉइस करने के लिए आप इसको उल्टा अगर करेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? इट हैज नॉट बीन डन बाय हिम। इट मींस पैसिव वॉइस के केस में हैज एंड हैव टू बी फॉलोड बाय बीन, ठीक है। तो यहाँ बीन की कमी है, ही हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, ना तो उस पर आज तक विश्वास किया गया है और ना ही किया जा सकता है। ही हैज नॉट बीन नहीं है यहाँ पे, ही हैज नॉट बी आ गया, बी हैज के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आनी चाहिए। ही हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, ही हैज नॉट, या तो बीन ही बीन पहले आ गया नोट के, तो हैज नॉट बीन होना चाहिए। ही हैज नॉट बीन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ही हैज नॉट बीन and can never be trusted, ठीक है, दोनों ही पैसिव वॉइस चाहिए, बिकॉज द पर्सन इज नॉट डूइंग एक्शन, ही इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट समबडी, वी आर गोइंग टू ट्रस्ट, ठीक है। तो इसका आपका वॉइस क्या हो जाएगा? उल्टा पैसिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन केयरफुली वर ट्राइंग, चलो मिस्टेक आपको बिगिनिंग में आपका एक शैडो आंसर जरूर बनना चाहिए। देखो यहाँ पे जो एवरीवन लिखा है या फिर जो आपके पास प्रोनाउन होता है एवरीबडी या फिर जो वर्ड होता है एवरीथिंग, ये तीनों ही सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब ये तीनों ही सिंगुलर होते हैं, ठीक है। देखो एवरीवन को देखते ही ये मत समझ लिया करो कि प्लूरल है, बात सबकी हो रही है बट एक एक करके हर एक पर्सन, ठीक है। इसमें लास्ट में देखो वन, बॉडी, थिंग ये लिखे हैं तो आपको साफ आइडिया दे रहे हैं कि ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि वॉज होना चाहिए। दूसरी बात, अब ट्राइंग यहाँ पे क्या है? वर्ब है, तो इस वर्ब के साथ ही मुझे एडवर्ब लगानी चाहिए। दैट मींस आई हैव टू से और आई शुड से एवरीवन वाज केयरफुली, केयरफुली है trying, everyone was carefully trying to reason with the CEO regarding the need for work life balance during the upcoming festivals। होता तो नहीं है ऐसा कॉर्पोरेट्स के अंदर, yet everybody was trying। now अब इसमें did carefully trying नहीं हो सकता, were नहीं आ सकता, had नहीं आ सकता, everybody was carefully trying to, हर कोई कोशिश कर रहा था carefully कि वो बात कर सके सीईओ से regarding the work life balance which possibly it's very much complicated, it's very much impossible, बहुत ही मुश्किल है work life balance during the upcoming festivals, yet some companies provide very good holidays as well as some incentives on holidays कुछ फेस्टिवल्स के टाइम पे खास करके। वेल क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, द ब्रिज दैट कनेक्ट द टू साइड्स ऑफ द सिटी ब्रोक टुडे, वो ब्रिज जो दो साइड्स जो शहर की है उनको कनेक्ट करता है वो आज टूट गया, ठीक है। वो ब्रिज जो कनेक्ट करता है, अब ब्रिज यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो मेरी वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कनेक्ट के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एस, तभी ये वर्ब सिंगुलर कंसीडर होगी, ठीक है। सो द ब्रिज दैट कनेक्ट्स टू साइड्स, ऑप्शन बी आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, आई डू नॉट पे हीड टू, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हीड का मतलब क्या होता है? अटेंशन, ठीक है। अगर आप हीड से ही देखें तो एडजेक्टिव बन जाता है हीडफुल, मतलब जो अटेंशन से फुलफिल्ड है, ठीक है, जिसको अटेंटिव कहेंगे हम, अलर्ट कहेंगे, ठीक है, या अवेयर कह सकते हो। इसी का ऑपोजिट बन जाता है हीडलेस, विच इज
हु इज टोटली अनअवेयर, ठीक है, इनअटेंटिव पर्सन। आई डू नॉट पे हीट मतलब आई डू नॉट पे अटेंशन, मैं बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करता किनको, टू वॉकिंग एक्सक्यूजेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो वॉकिंग एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस कैन नॉट एक्चुअली वॉक, राइट। तो हम कहना ही चाहते हैं यहाँ पे कि जो बेतुके एक्सक्यूजेस बनाते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं होती, ना ही उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लेम एक्सक्यूजेस। स्लीपिंग एक्सक्यूजेस, ब्लाइंड एक्सक्यूजेस, डेफ एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूज। ऑप्शन डी आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लेम एक्सक्यूजेस कैसे एक्सक्यूजेस होते हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, ठीक है। जैसे कि कोक एंड बुल स्टोरी होती है। अब कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, ईडीएम का मन गढ़ंत कहानी, ठीक है, अ मेड अप स्टोरी। तो आपने कुछ एक्सक्यूजेस भी ऐसे ही बिल्ड किए हैं, बिल्डअप किए, जिन पे कोई क्रेडिबिलिटी बनती नहीं, आप खुद ही फ्लिकर कर रहे हैं बार बार अपनी बात पे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमारे ग्रामर के कंप्लीट हुए। अब हम स्टार्ट करेंगे वोकेबलरी के साथ, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वोकेबलरी का, द मेथड इज सेम। अ सेंटेंस इज गिवन टू यू, उसके अंदर एक वर्ड बोल्ड और इटैलिसाइज्ड है, ठीक है, आपको उसके लिए राइट ऑल्टरनेटिव चूज करना है गिवन फोर ऑप्शंस में से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द ग्रैंडर ऑफ द एंशिएंट पैलेस, द ग्रैंडर ऑफ द एंशिएंट पैलेस। अब देखिए यहाँ आर्टिकल द के साथ इसको लिखा गया, और ए एंड द आर्टिकल्स के साथ नाउन ही लिखे जाते हैं, तो इट मींस ये नाउन है, ठीक है। द ग्रैंडर ऑफ द एंशिएंट पैलेस विद इट्स टावरिंग आर्क्स, इन इंट्रिकेट कार्विंग्स। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, जो एंटेंगल्ड हो, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंट्रिकेट है, दैट मींस बहुत ही कॉम्प्लेक्स, टेंगल्ड या कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इंट्रिकेट कार्विंग्स है वहां पे, टाइमलेस ऑरा है, और लेफ्ट एवरीवन। अब इस सबसे क्या हुआ, लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस, सब लोग चुप हो गए, क्वाइट हो गए, ठीक है, सरप्राइज या शॉक इतने हुए होंगे। लेफ्ट एवरीवन स्पीचलेस एज दे वॉक थ्रू इट्स मेजेस्टिक कॉरिडोर्स, मतलब जो साइज में बहुत बड़े हो, इंप्रेसिव हो। फीलिंग एज दो दे हैड स्टेप्ड इनटू अ, ऐसा लग रहा था उनको कि जैसे वो अंदर कहाँ गए हैं, इनटू अ फॉरगॉटन वर्ल्ड ऑफ रॉयल्टी एंड स्प्लेंडर, ठीक है। तो यहाँ आपको वर्ड बताना है ग्रैंडर का मीनिंग। देखो ग्रैंडर क्या होता है, चार ऑप्शंस पहले पढ़ लीजिए, गैरुलस, ग्लोरी, गार्नर एंड ग्रेटिफाई, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको बताया ये नाउन है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी ओ यू एस किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो दैट इज ऑलवेज एन एडजेक्टिव, ठीक है जी। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब ग्रैंडर कहां से बना, अगर मान लीजिए आप एडजेक्टिव देखते हैं ग्रैंड। अब ग्रैंड का मतलब क्या होता है, जिसको आप मेजेस्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो साइज में बहुत बड़ा होना या बहुत ही इंप्रेसिव होना किसी का, ठीक है, उसको ग्रैंड कहते हैं, और उसकी क्वालिटी ग्रैंड वाली होनी, दैट मीन्स ग्रैंडर। जैसे कि आसान भाषा में समझते हैं कि कोई अगर पोलाइट है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को क्या बोलोगे आप, पोलाइटनेस। ऐसी ग्रैंडर का एक पता तो होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी ह्यूज एंड इम्प्रेसिव। तो वो हो गया जी ग्रैंडर, ग्रैंडर क्वालिटी का नाम हो गया। दूसरा ग्रैंडर का मतलब होता है शान शौकत, ठीक है, एंशिएंट पैलेस की शान शौकत, विच इज कॉल्ड ग्लोरी। तो आंसर आ जाएगा ग्लोरी। अब चलिए फटाफट से बाकी के वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि सारे वर्ड्स जितने मैंने यहाँ लिखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स में से कुछ है। गैरुलस, गैरुलस एक एडजेक्टिव है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। जैसे कि बेसिक वर्ड इसके लिए टॉकेटिव है, इसको आप कह सकते हो लोक्वेशियस या फिर वर्बोस। तो ये सारे वर्ड्स ही इसी वर्ड के सिनोनिम्स हैं, VERBOSC, LOQUA, CIOUSC, ठीक है, CIOUS। थर्ड वर्ड है गार्नर, जो कि एक वर्ब है। गार्नर का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, ठीक है, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, टू कलेक्ट, टू अमास, या फिर टू एक्यूमुलेट, ACCUMULAT। लास्ट वर्ड है ग्रेटिफाई, वो भी एक वर्ब है। ग्रेटिफाई का मतलब होता है लोगों की इच्छाएं या किसी की भी इच्छाओं को पूरा करना, उसको प्लीज करना, खुश करना है, सेटिस्फाई करना। एंड वी आर नॉट बोर्न टू ग्रेटिफाई एवरीबॉडी अराउंड अस, राइट। तो ग्रेटिफाई का मतलब होता है टू प्लीज और सेटिस्फाई समवन। ये सेटिस्फाई समवन्स नीड्स हो सकता है, ठीक है। तो किसी को भी खुश करना या फिर उसको सेटिस्फाई करने को कहते हैं, उसको ग्रेटिफाई करना, ठीक है। आई होप
पहला वर्ड क्लियर है, उसके साथ में जुड़ते हुए सारे वर्ड, साथ में उसके सिनोनिम्स भी। देखिए कहने को 10 क्वेश्चंस होते हैं हमारे हर सेशन के अंदर, लेकिन एक ही क्लास के अंदर आप देखिए तो 10 क्वेश्चन में से 5 तो वर्ड वैसे आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करते हैं तो 50 वर्ड्स हो गए, फिर मैं आपको एड ऑन वर्ड्स बताता हूँ, तो 100 वर्ड्स आप एक क्लास से कवर कर सकते हैं। अगर आप मेरी 10 क्लासेस की सीरीज को पूरा देखते हैं तो आपके मिनिमम 1000 वर्ड्स तैयार हो जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट प्रेवलेंट, मोस्ट यूज्ड वर्ड्स होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द कुरियर आस्क्ड फॉर द सिग्नेचर ऑफ द कंसाइनी। अब कुरियर ने क्या बोला कि कंसाइनी के सिग्नेचर चाहिए जी, टू कंफर्म दैट द पार्सल हैड बीन सेफली डिलीवर्ड, ठीक है। तो कंसाइनी के सिग्नेचर मतलब जो पार्सल को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो कंसाइनी कौन होता है? जो रिसीवर होता है, ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी कंसाइनमेंट का रिसीवर। अब कंसाइनमेंट को रिसीव करने वाला हो गया कंसाइनी, कंसाइनमेंट को भेजने वाला कंसाइनर हो जाता है, ठीक है। तो रिसीवर, रिसीवर के लिए सिनोनिम क्या लगा हो गया? रेसिपिएंट, राइट। नाउ द फर्स्ट वर्ड एंड द सेकंड वर्ड, दोनों वर्ड्स में आप देखिए तो वर्ड क्रेड यूज किया गया। क्रेड का मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी, ठीक है। क्रेडिबिलिटी या फिर इसको आप कहते हैं ट्रस्ट या फिर रिलायबिलिटी, ठीक है, कितना विश्वास आप किस चीज पे कर सकते हैं। तो क्रेडिबल, एक चीज का ध्यान रखना, IBLE या फिर ABLE, ये वर्ड्स भी जिस वर्ड के लास्ट में लिखे हुए हैं सफिक्स, ये वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव सी बनते हैं, ठीक है। अब IBLE या ABLE लिखा है, दैट मीन्स योग्य, ठीक है। योग्य किसके? उसके जो इसके पहले लिखा है, ठीक है। जैसे कि नोटेबल है तो नोट करने लायक है, डूएबल है तो करने लायक है, ठीक है। तो क्रेडिबल मतलब विश्वास के योग्य है, तो क्रेडिबल का मतलब क्या निकला? ट्रस्टवर्दी। somebody or something that can be trusted, ठीक है, that can be relied on, that can be banked upon, ठीक है। अब ऊपर वाले वर्ड में भी क्रेड है, ठीक है, बट उसका मतलब विश्वास है, लेकिन विश्वास कैसे? कि जो ऐसा पर्सन किसी पे भी विश्वास इजीली कर ले, किसी भी चीज पे, किसी भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे, किसी की भी एडवाइस पे, किसी के भी ओपिनियन पे, किसी भी इंसान पे, ठीक है। तो क्रेडुलस का मतलब नोट कर लीजिए, वन हु कैन बिलीव एनीबडी और एनीथिंग इजीली। अब इस पर्सन के लिए एग्जैक्ट कुछ सिनोनिम्स भी हमारे पास है, जैसे कि नाइव या फिर गलिबल, या फिर बेसिक वर्ड देखे तो इनोसेंट, जो किसी पे भी जल्दी से विश्वास करते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट वर्ड ऑप्शन डी में जो है एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली या सोशिएबल, ठीक है। दिस इज एन इजी वर्ड। आई होप सारे वर्ड्स आपने नोट कर लिए, साथ साथ नोट करते रहिए, सिर्फ वीडियो को सुनेंगे, मूवी या वेब सीरीज तो नहीं है ये, ठीक है। नोट करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपके जहन में बैठेंगे, तभी आप इनको रिकॉल कर पाओगे और तभी इनको रिवाइज भी कर पाओगे अपनी नोटबुक से, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाबा मेरा वीडियो देखिए, मेरे व्यूज बढ़ेंगे। नेक्स्ट, his sudden infatuation with the new colleague was so intense, तो सडनली उसकी जो इन्फैचुएशन जागी अपने नई कोलीग के साथ, वो इतनी इंटेंस थी, इतनी ज्यादा सीवियर शार्प थी और इरेशनल भी थी, that even he could not explain, कि वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया why he thought about her all day long, कि वो सारा दिन उसके ख्यालों में क्यों था, ठीक है। तो इन्फैचुएशन इज अ नेम ऑफ फीलिंग, इसलिए नाउन है और इसका मतलब होता है किसी के लिए भी बहुत ज्यादा कंपैशन या पैशन होना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, पैशन। इनोक्वस, देखिए OUS आ गया, एडजेक्टिव है। इनोक्वस का मतलब होता है समथिंग दैट इज टोटली सॉरी हार्मफुली हार्मलेस। हार्मफुल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेट्रीमेंटल, ठीक है। डेट्रीमेंटल इज फॉर हार्मफुल। नाउ द थर्ड वर्ड सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी होती है कुछ भी ऐसी फीलिंग, सरप्राइज की फीलिंग, समथिंग व्हेन इट हैपेंस बाय चांस, ठीक है, जिसको आप फ्लूक बोल सकते हो, एनीथिंग दैट हैपेंस बाय चांस, या फिर एनीथिंग दैट हैपेंस सरप्राइजिंगली, ठीक है। आपके बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ भी हो गया और वो कुछ भी हो जो प्लेजेंट है, इट विल मेक यू हैप्पी इवेंचुअली। नाउ द लास्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इनेट। अब इनेट का मतलब क्या है? जो अंदरूनी है, ठीक है, जो बाय बर्थ है, सिंस बर्थ आपके साथ है। जैसे कि टैलेंट और स्किल में देखें तो टैलेंट क्या होता है? इनबिल्ट होता है, ठीक है। स्किल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग लर्न करते हैं। तो इस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कीजिए वन बाय वन। इनेट को आप इंट्रिंसिक कह सकते हो, इसी को आप इनबोर्न कह सकते हैं, इसी को आप हेरिडिटरी बोल सकते हो, या फिर इनहेरेंट, या फिर इसको आप कंजेंटल बोल सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब है समथिंग दैट इज विद इन यू सिंस योर बर्थ, ठीक है। बाय बर्थ आपको जो चीजें मिली हैं उनके लिए सारे वर्ड्स हैं, सारे सिनोनिम्स हैं। और इनेट अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, और ये सारे वर्ड्स उसी के साथ जो सिनोनिम्स लिखे मैंने वो एडजेक्टिव्स ही हैं, ठीक है। चलो जी, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। शी ट्राइड टू हाइड हर फियर, उसने अपना डर छुपाने की कोशिश की। बट हर हैंड्स बिगेन टू क्यूवर, लेकिन उसके हाथ क्यूवर करने लगे स्लाइटली, थोड़ा बहुत, एज शी रेड द अनएक्सपेक्टेड मैसेज, जब उसने अनएक्सपेक्टेड मैसेज को पढ़ा, ठीक है। क्यूवर का मतलब क्या होता है? ट्रैम्बल करना, ठीक है। ट्रैम्बल मतलब शिवर करना। तो शिवर के लिए ट्रैम्बल वर्ड आपका ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्वांट है, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फैसिनेटिंग या फिर वेरी मच अट्रैक्टिव, ओके। सी रैथ आसान वर्ड है, रीच गुस्सा, एंगर। डी इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब किसी को डराना धमकाना, किसी को भी थ्रेटन करना या किसी पर्सन को हैरास करना, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5। द यंग सिस्टर, दो टैलेंटेड, हालांकि टैलेंटेड थी, फेल्ट ओवरवेल्म्ड, भर गई, बाय द एक्सेसिव एडुलेशन, जब बहुत ज्यादा एडुलेशन उसको मिली, ऑफ हर फैंस, अपने फैंस से, हु प्रेज्ड हर एवरी मूव विद सच इंटेंसिटी, जिन्होंने हर उसके एक स्टेप को, हर मूव को इतना ज्यादा इंटेंसली प्रेज किया दैट इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर हर, उसके लिए मुश्किल हो गया टू डिस्टिंग्विश, ये फर्क समझ पाना कि जेन्युइन अप्रिसिएशन क्या है और ब्लाइंड आइडलाइजेशन क्या है, ठीक है। जो लोग उसको आइडलाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको वर्ड बताना है एडुलेशन का मीनिंग। तो एक्सेसिव एडुलेशन, यहाँ से पता लगता है एक्सेसिव क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडुलेशन क्या होगा? एक नाउन होगा, ठीक है। एनिमोसिटी तो नफरत होती है, ठीक है, जबकि वहां तो तारीफ पे तारीफ हो रही है। तो एनिमोसिटी क्या होती है? हेट्रेड, जिसको आप एनिमिटी भी बोल सकते हैं, हॉस्टिलिटी भी कह सकते हो। और एंटीपैथी का मतलब ही यही सब होता है। पैथी क्या होती है? देखो, पैथी इज अ रूट फॉर विच मींस फीलिंग। एंटी मतलब किसी के अगेंस्ट फीलिंग है, तो आपके मन में हेट्रेड है, एनिमिटी है, शत्रुता है, नाराजगी है, या फिर नफरत है किसी के लिए। अमलगमेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन, ठीक है, दो का आपस में जुड़ना, अमलगमेट हो जाना मतलब इंटीग्रेट हो जाना, अमलगमेशन बन गया इंटीग्रेशन। और सी ऑप्शन एडमिरेशन विच मींस प्रेज will be the right answer, right synonym for the word adulation. Okay. Question number 6. Thanks to her diligent approach. तो उसकी diligent approach की बात हो रही है। diligent का मतलब आपको यहाँ बताना है। Now thanks to her, कभी आपको word का meaning ना पता हो तो पूरा sentence पढ़ के आइडिया लगाने की कोशिश किया करें। Thanks to her diligent approach to every task. That means उसने हर टास्क पे diligent approach लगाई। अब उसका मीनिंग आगे थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस में शायद आइडिया आ जाए। फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग डिटेल्ड नोट्स, एक तो उसने ऑर्गेनाइज किए डिटेल्ड नोट्स, साथ ही साथ टू रिवाइजिंग लेट इनटू द नाइट, लेट नाइट उनको रिवाइज भी किया। शी कंसिस्टेंटली, लगातार, डिलीवर्ड एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दैट इम्प्रेस्ड बोथ हर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। तो डिलीजेंट अप्रोच थी, या पर्सन डिलीजेंट हो, उसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा वो हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। और हार्ड वर्किंग हम कहते हैं इंडस्ट्रिक्स। अब फर्स्ट वर्ड है टॉयल, जो कि एक वर्ब है। टॉयल का मतलब होता है काम करना बहुत ज्यादा, ठीक है, मेहनत से काम करना, टू वर्क हार्ड एंड इंसेसेंटली। तो इंसेसेंटली काम करना है, बहुत मेहनत से काम करना। इंसेसेंटली का मतलब होता है कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, और हार्ड वर्क करने को कहते हैं टॉयल करना। थर्ड वर्ड इज ऑडेशियस। ऑडेशियस होता है जो फियरलेस हो, जिसको आप ब्रेव कह सकते हो, करेजियस बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स होके ऑडेशियस के लिए। लास्ट है टिमिड, का मतलब होता है शाय, जिसको आप डिफिडेंट भी बोल सकते हो। टिमिड मींस शाय या डिफिडेंट, ठीक है, जो शर्माते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। द कमिटी डिसाइडेड to formally censure the officer after discovering that his repeated negligence had put the entire project at risk। तो कमेटी ने डिसाइड किया कि फॉर्मली सेंश्योर करेंगे वो किसको? ऑफिसर को। किस लिए? आफ्टर डिस्कवरिंग, जब उनको पता लगा दैट हिज रिपीटेड नेग्लिजेंस, उसकी लगातार चलती हुई जो लापरवाही है, हैड पुट द एंटायर प्रोजेक्ट एट रिस्क, पूरे प्रोजेक्ट को रिस्क पे डाल दिया।
तो सेंश्योर करने का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को कंडेम करना, उसको पनिश करना, उसको स्कोल्ड करना, रिव्यू करना, बहुत सारे वर्ड्स हैं। पहले आप इन चारों में से देखिए, फ्लाउट, अपलोड, कंडेम एंड एबॉलिश। आंसर आ गया जी आपका कंडेम। कंडेम करने को आप क्रिटिसाइज करना कह सकते हो, पनिश करना, स्कोल्ड करना, किसी को भी रेप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना, एडमोनिश करना, ये सारे वर्ड्स ही इसी वर्ड के सिनोनिम्स हैं। ठीक है। फ्लाउट होता है किसी भी चीज को डिसओबे करना, रूल्स को डिसओबे करना, ठीक है, या उनको डिफाई करना, DEFY। तो डिफाई करना या डिसओबे करना मतलब रूल्स को ओबे करने से रेसिस्ट करना, मींस रूल्स को तोड़ना, फ्लाउट करना। ठीक है। अपलोड हो गया तारीफ करना, इजी वर्ड है। एबॉलिश का मतलब क्या होगा, ठीक है, एबॉलिश कर दिए गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो अग्रीमेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर कोई भी बिल्स पास हुए थे वो अबॉलिश हो गए, मतलब क्या हो गए, कैंसिल कर दिए गए। और क्या वर्ड्स हो सकते हैं, रिपील करना, या फिर रिवोक करना, या फिर एब्रोगेट। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब है किसी भी चीज को खारिज कर देना। ठीक है, कई नए बिल्स बनते हैं या पुराने कुछ बिल्स या रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, कुछ नया अग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको कैंसिल कर देना, रिपील करना, रिवॉक, एब्रोगेट, कैंसिल या फिर उसको अबोलिश कर देना। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द डोलफुल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे एक डोलफुल सा एक्सप्रेशन था। द लिटिल बॉय वॉच्ड द रेन वॉश अवे, अब उसने देखा क्या कि पूरी बारिश ने मिटा दिया, वॉश अवे द सैंड कैसल ही हैड स्पेंट द होल आफ्टरनून बिल्डिंग, उसने पूरी दोपहर बिता दी उस सैंड कैसल को बनाने में। ठीक है। उसको जब रेन ने गिरा दिया, ठीक है, वॉश आउट कर दिया, तो उसके चेहरे पे डोलफुल एक्सप्रेशन था। तो ऑब्वियस सी बात है खुशी का एक्सप्रेशन तो नहीं होगा, वर्ड का मतलब नेगेटिव ही होगा डोलफुल का। हीडफुल तो मैंने आपको पीछे ही बताया था, अटेंटिव होते हैं जो, हीड का मतलब अटेंशन है। मोurnफुल इसका राइट सिनोनिम होगा, मोurnफुल जिसको आप डोलफुल कह सकते हो या फिर सोरोफुल। इजी वर्ड्स में देखें तो सैड। ठीक है। मेलनकॉली। रैथफुल, रैथ क्या होता है, गुस्सा, पीछे हमने पढ़ा था। तो रैथफुल का मतलब क्या होगा, गुस्से से भरा हुआ, मतलब एंग्री। जॉयफुल मतलब खुश, एक्सटैटिक, एक्सटैटिक या फिर हैप्पी, जुबिलेंट, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। एक्सटेसी क्या होती है, एक्सटेसी होती है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, और एक्सटैटिक कौन बन जाता है, एक्सट्रीमली हैप्पी या जुबिलेंट। ठीक है। नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है जो लड़खड़ाए, डगमगाए ना। ठीक है। तो सोल्जर्स अनवेवरिंग फिडेलिटी, फिडेलिटी टू हिज ड्यूटी एंड हिज नेशन, तो उसकी जो अपने फर्ज और अपनी कंट्री, अपने वतन के टुवर्ड्स जो फिडेलिटी है, जो कि अनवेवरिंग है, डगमगाती नहीं। ठीक है। अर्न हिम डीप रिस्पेक्ट, उससे उसको डीप रिस्पेक्ट मिली, किससे, फ्रॉम हिज कॉमरेड्स एंड सुपीरियर्स अलाइक, एक ही जैसे। ठीक है। तो फिडेलिटी इज नॉट फ्रेंडलीनेस टूवर्ड्स अ नेशन, डिसेप्शन, धोखा तो नहीं होगा, डिसेप्शन होता है बिट्रेयल, धोखा, चीटिंग। एलिजियंस, यस, एलिजियंस इज द राइट आंसर विच मींस लॉयल्टी या फिर ऑनेस्टी। लास्ट वर्ड है बिविल्डर्डनेस, बिविल्डर्डनेस का मतलब होता है जी कंफ्यूजन, बिविल्डर्ड होता है कंफ्यूज्ड, और बिविल्डर्डनेस क्या होता है, कंफ्यूजन। ठीक है। जिसको आप पॉन्ड्री बोल सकते हैं, कनंड्रम बोल सकते हैं, डिलेमा बोल सकते हैं। ठीक है। किसी तरह की हेजीनेस, तो इसको हम कहते हैं बिविल्डरनेस, मतलब कंफ्यूजन। ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हिज लकोनिक रिप्लाई, तो उसने कैसा रिप्लाई दिया, एक लकोनिक रिप्लाई किया। ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू केयरफुली चोजन वर्ड, जो कि बना किससे था, थोड़े से चुने गए कुछ शब्दों से। लेफ्ट एवरीवन वॉन्डरिंग व्हाट ही ट्रूली मेंट, सब सोच में पड़ गए कि एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहा था। ठीक है। देखिए, लकोनिक जो वर्ड है वो किसी पर्सन को भी डिस्क्राइब कर सकता है, एक एडजेक्टिव होता है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही कम भाषा, कम शब्दों का प्रयोग करे, जो बहुत ही कम वर्ड्स का यूज करे, बहुत ही कंसाइज्ड मैनर में बात करे, या जिसको हम कहते हैं बेसिक वर्ड्स में लेस टॉकेटिव। ठीक है। जो बहुत ही कम वर्ड्स का यूज करे, उसको आप लकोनिक कह सकते हैं। किसी को आप टर्स बुला सकते हो, किसी को आप टिमिड कहते हो, टिमिड शाई होता है जो कम बोलेगा। ठीक है। इसी को आप टैसिटर्न बोल सकते हो। तो इन सारे वर्ड्स का एक ही मतलब है। ठीक है। तो टैसिटर्न, इसका राइट सिनोनिम आपको मिल गया ऑप्शन बी के अंदर। लोक्वेशियस हमने पीछे पढ़ा था, लोक्वेशियस तो टॉकेटिव होता है, ठीक है, ज्यादा बात करता है, वर्बोस।
टेनेशियस कौन होते हैं? टेनेशियस बेसिकली फॉर्म, जैसे हम अनविवरिंग वर्ड पढ़ रहे थे ना, जो बड़े कमिटेड होते हैं, बड़े ही ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, पर्सिवेरेंट होते हैं, जो अपने कभी लड़खड़ाते नहीं है, जो उन्होंने डिसीजन ले लिया, जो संकल्प ले लिया उसको अचीव करके मानेंगे, इनको आप स्टेडफास्ट भी कह सकते हो, या फिर इनको आप डोगेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिक वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, कमिटेड, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, पर्सिवेरेंट, या फिर डेडिकेटेड बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, अब लुनेटिक कौन है? लुनेटिक होता है जो इनसेन हो, पागल, मूर्ख, स्टूपिड या फिर इनसेन। अब लुनेटिक से अगर आप नाउन देखेंगे, इट विल बिकम लुनेसी। लुनेसी क्या हो जाती है? स्टूपिडिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने करीब करीब आज की क्लास में 120-30 वर्ड्स पढ़ लिए होंगे। ठीक है, 10 ग्रामर के क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए। आई होप ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है। अगर ठीक लग रहा है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, और अगर किसी से शेयर करना चाहे तो प्लीज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।